मुल्क की अहम जांच एजेंसी सीबीआई के बाद आरबीआई ने भी मोदी हुकूमत की तकरार बढ़ने लगी है, जिसके बाद अपोजिशन जमातों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा देते हैं तो इससे मुल्क की साख दांव पर लग जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत अफसरान के साथ मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हर मामले में वुज़रा के दखल पर सवाल उठाया है। वाज़ेह है कि वजीर मालियात अरुण जेटली ने एक तकरीब में रिजर्व बैंक पर जमकर तनकीद की थी। हालांकि इसकी शुरुआत आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत आरबीआई की आजादी में दखल देगी तो यह खतरनाक हो सकता है। हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम को मोदी सरकार ने अपने 4 साल में उनको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से अब आरबीआई की बारी आई है और अगर उर्जित गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये आरबीआई के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस होगा। जिस तरह सरकार ने सीबीआई की ऑटोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसी तरह अब आरबीआई की बारी आई है। अगर सरकार उनसे बातचीत करती, अच्छा रिलेशनशिप रखती और इर्रेस्पॉन्सिबली से बिहेव नहीं करती सरकार, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जो खबर आ रही है कि सेक्शन 7 ऑफ आरबी एक्ट का इस्तेमाल होगा, कि हमारी तारीख में कभी भी किसी भी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 आरबी एक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, चाहे रघुराम राजन हो, अरविंद पनगरिया हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो, इन तमाम का इस सरकार से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये छोड़ के चले गए। तो इसका एक गलत मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहूँगा कि जो डिप्टी गवर्नर आचार्य ने जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ लीजिए। It is a blatant misuse of constitutional institutions and not only diluting, it diffusing the impact of RBI. The indiscriminate involvement of government and finance ministry, particularly Prime Minister himself, diluted the authority of RBI, resulted with the indiscriminate mindless decision of demonetization, crippled the India's economy. Now the ultimate attempt the Modi Sarkar is doing, diluting the RBI. We appeal to the government, stop interfering in the affairs of the RBI, the premier economic institution. The independence of RBI to be protected. It is a constitutional body, and the government interference is nothing but destroying the constitutional institutions in the country. The reality is, during UPA, 10 years of UPA Sarkar is only 2.5 lakh crore NPS. In the last 4.5 years, the NPS has rose to 17 lakh crore. What was Mr. Jetli is doing in the last 4.5 years? If indiscriminate loans were given without RBI supervision, what were you doing last 4.5 of recovering? Rather than you are helping those crony criminals leaving the country. और नेशनल यूनिटी के तौर पर आज पूरा मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल का 137वां यौम पैदाइश मना रहा है। आजाद भारत के पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला रहे सरदार पटेल की याद में कई तरह की तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। और उनके आबाई रियासत गुजरात में पीएम मोदी 182 मीटर ऊंचे मुजस्समे को उनके इस मुल्क के नाम कर चुके हैं। और सभी रियासतों में बीजेपी कारकुनान हुब्बुल वतनी के हलफ भी ले रहे थे, जिसमें सियासी लीडरान के अलावा नीम फौजी दस्ते भी शामिल रहे। वाज़ेह है कि सरदार पटेल की ही थे जिन्होंने 562 मुल्क की रियासतों को एक साथ मिलाकर एक बड़े भारत का ख्वाब पूरा किया, जिसे मौजूदा सरकार काफी जोश और खरोश के साथ याद कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे on this occasion, the entire country is celebrating Unity of India celebrations. Sardar Vallabhbhai Patel statue and his total dedication of work was Unity of India. He made unity of 28 states, 7 union territories,
as a one country. That's why the unity of India is necessary today, very much important. And earlier days, only Gandhi, Nehru history was repeated. Now, the new sons of Bharat Mata, those who are dedicated for the country's liberation. Now, the Sardar Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, like that people also, the new era of history is written by Narendra Modi's government. Sardar Patel is the person, is the leader who has created this unified country by merging all princely states, more than 550, in a very skillful way, without causing any violence, any friction or any confrontation. So National Unity Day, this our government has declared, and today the highest statue is now consecrated on the bank of Narmada as a reminder to every person in the world and the countrymen that we value the unity of the country. Today we are conducting 50-kilometer cycle rally from Vijayawada to Amravati on the eve of Sardar Vallabhbhai Patel birthday anniversary. As you are aware that from all India, everywhere, every institution and every government institution and private institution, everybody is observing today National Unity Day. Like that, the Andhra Pradesh Special Protection Force, we are also observing. We are giving a message to the public, everybody should use the bicycle to save their health. और बारिश और खस्ताहाली से परेशान कर्नाटक के किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिला हेडक्वार्टर पर हुए मुजाहरे के दौरान किसानों ने महकमे के अफसरान पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बिना जानकारी के अफसरान उनके नाम के खाते खोलकर राहत रसानी के पैसे उतार लेते हैं और इस मामले पर किसानों के पूछने पर वो हिला हवाली करने लगते हैं, हिला हवाली। और इस मौके पर किसानों ने पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनके मुतालबात 2 दिनों में नहीं माने गए तो वो गैर मुद्दती हड़ताल करेंगे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत के ऐलान के बावजूद अभी तक ज्यादातर किसानों के कर्ज माफी अमल में नहीं आई है और इस बीच मौसम की मार झेल रहे किसानों के सामने एक नई मुसीबत सामने आ रही है। गुलबर्गा जिले जेवरगी तालुके के यड़वार VSSN सोसाइटी में जो 2 लाख से ज्यादा बड़ा घोटाला है और जो बेड़े में जो है, बेड़े में भी करोड़ों रुपए जो घोटाला करे और DCC बैंक के तमाम ऑफिसर उसके अंदर शामिल हैं। वो ऑफिसर क्या करें, रैतों के नाम पे जो रैतों को मालूम भी नहीं उनके नाम से अकाउंट ऑन करें और उनका आईडी नहीं, ना ही उनको रैतों को इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके बाद अकाउंट ऑन करें। अकाउंट ऑन करके उनके नाम पर ऑलरेडी इंश्योरेंस पैसा जो जमा हुआ वो जो है DCC बैंक के अधिकारी जो हैं पूरे जने शामिल होकर वो पैसा भी विड्रॉ कर लें। इसके अंदर पूरे अधिकारी भी जो भागीदार हैं। 1-2-3 दिन में अगर देते रहे तो हम इस ओराट को ये करेंगे, नहीं तो हमारा ओराट जो है उपवास से आमंत्रण करेंगे। उसके बाद जो सामूहिक पूरे रैतर जो है एक विषा सेवन करने का पोजिशन भी आ सकता है। बेंगलुरु में विजन कर्नाटक तंजीम की जानिब से अवाम की अदालत के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें कि साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रहमान खान ने काफी बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान पर अमानत बैंक की खयानत का इल्जाम है। पुराने बैंक में कुछ अरसा पहले बदनवानी हुई थी जिसके बाद बैंक बंद कर दिया गया, जिसे लेकर रहमान खान के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए, जिस पर सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि किसी बदनवानी का जिम्मेदार कोई एक आदमी नहीं होता बल्कि पूरी टीम जिम्मेदार होती है। अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बैंक बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। लगभग 100 केसेस मेरे ऊपर था जाती तौर पर, और कहीं भी मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लिए है, मैं इंडिविजुअल डिसीजन पे मेरा कोई रिपोर्ट में भी चार्ज मेरे ऊपर नहीं है। इसके बावजूद मैं फेस करता रहा। इतना बदनाम किया मुझे आज अफसोस है। आप ये बात उठा रहे हैं, ये छोड़ो, क्वेश्चन बाद भी करेंगे। आज अफसोस है मुझे बात उठाए। 10 साल अल्लाह ने मुझे सेंटर में इतना ओहदा दिया था, मैं कर्नाटक को और कर्नाटक के मुसलमानों को बहुत कुछ कर सकता था, मगर 10 साल मुझे
इसमें मुलविस करके रखे, इसके जिम्मेदार मेरी बुक में लिखता हूं, अब नहीं बोलता। के रहमान खान ने अपने दिल की बात आवाम के सामने रखते हुए कहा कि अमानत बैंक की वजह से अल अमीन जैसे मेडिकल कॉलेज बने, एजुकेशन कैंपस भी बना। मेडिकल कॉलेज शुरू करना तो करोड़ों के होना, हम करोड़ों के बगैर हिम्मत से, ये बैंक रहने से, 30 लाख की ओडी देने से फिर वो पैसे वापस आ गए। आज अल अमीन 200 करोड़ की ज्यादा की आज मेडिकल कॉलेज हमारी है। कौन का असासा है? बैंक से हुआ ये। आज अल अमीन कैंपस आप तारीफ करते हैं, मिलिया बिल्डिंग की तारीफ करते हैं, अगर अमानत बैंक नहीं रही थी तो ये सब कहां से आते? अवाम की अदालत को लीडरान की सफाई देने और अवाम के सवालों का जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है। विजन कर्नाटका ये जो तंजीम है, ये NGO जो है, इसको मुबारकबाद देना चाहिए इन जिम्मेदारान को, जिससे मेरा भी ताल्लुक़ इस विजन कर्नाटका से है। ये कौम में एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, दूसरे कौमों में एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए उनको बुलाकर पूछा जाता है कि आपने क्या किया। तो ये आपकी अदालत का जो ये विजन कर्नाटका की जो स्कीम है, इसमें लीडरों को बुलाकर सवालात करना और उनसे जवाब तलब करना एक अच्छा इक़दाम है। नहीं, मुझे तो अच्छा भी लगा और ये आवाम का हक़ है सवालात करने का, और मौका हमारे में कोई ऐसी एक प्लेटफार्म नहीं है जो गलतफहमियों को दूर करने का या कोई चीज़ आपस में मशवरा करने का। तो हम कभी भी मिल्लत के इश्यूज़ को हल करने की जगह उसको कॉम्प्लिकेट करने हो जाता है जो गलतफहमियों की तरह से। तो इसलिए सवालात करना चाहिए और जवाब यानी सवाल इस मकसद से करें कि मालूमात हासिल करने के लिए। विजन कर्नाटका जो है तकरीबन 10 अदालतें, जिसका नाम जनता की अदालत है, चलाता है और ठोस सवालें करता है और इनके खिदमात को जानने की कोशिश करता है, आवाम के सामने पेश करते हैं, आवाम भी इनसे सवालात करते हैं। हम चाहते हैं कि एक लीडर अपनी खिदमात वो आवाम के सामने पेश करें। आज जो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, तलाक़ का मसला हो, शरिया का मसला हो और कौम का मसला हो, इन सब को जो है बेदारी लाने के लिए हम जनता की अदालत विजन कर्नाटका के तहत करते हैं। रहमान खान ने अमानत बैंक और औकाफ के अलावा अक़लियतों से मुतालिक सारे सवालों का जवाब दिया। बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात को देखते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन का मौक़िफ़ सामने आया है और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट यूनुस परवेज का कहना है कि यूनियन किसी एक जमात के साथ नहीं है। अवाम अपने इलाके की तरक्की के लिए बेहतर नुमाइंदा मुंतखब करे। इस मौके पर रियासत भर में कुछ तलबा के अलग अलग जमातें की हिमायत पर भी नाराजगी दिखाते हुए परवेज ने बातें कही। तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का सेहरा कांग्रेस की यूपीए हुकूमत को दिया। इस मौके पर उन्होंने वादा की खिलाफी के लिए केसीआर हुकूमत को जमकर लताड़ भी लगाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हर कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC बोल के डिस्ट्रिक्ट में जाके एक 10 बच्चे जमा हो के हम TRS पार्टी के साथ हैं और एक 10-20 बच्चे जमा के हम कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई TDP के साथ है, कोई BJP के साथ है। हमारा बोलने का मकसद है उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC के तलबा आर्ट्स कॉलेज से ये ऐलान कर रहे कि OU JSC कोई सियासी पार्टी के साथ नहीं है। OU JSC हमेशा जो भी गवर्नमेंट है उससे अपोजिशन रोल प्ले करे। कांग्रेस पार्टी बोल रही तेलंगाना हम दिए, TRS पार्टी बोल रही तेलंगाना के लिए जिद्दा जो है हम करें। हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा, जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा तेलंगाना के लिए 1200 बच्चे शहीद हुए। 1200 बच्चों की कुर्बानियों को देखते हुए जब सेंटर में जो भी गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट 30 पार्टियों के सपोर्ट से तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में लाए और पास करे। TRS पार्टी जिद्दोजहद करी, बोलते TRS पार्टी जब एक हेजिटेशन पार्टी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद में आने दौर में हर पार्टी ने तेलुगु देशम हो या BJP हो या TRS हो या MIM हो, हर पार्टी
तेलंगाना को सपोर्ट करे। अब तेलंगाना आना था, तेलंगाना आ गया। तेलंगाना आए बाद से जैसा पिछले हमारे चीफ मिनिस्टर थे केसीआर चंद्रशेखर राव साहब क्या बोले, 12% रिजर्वेशन जैसा मुसलमानों को बोले, ट्राइबल्स को 12% रिजर्वेशन बोले, घर को एक नौकरी बोले, ये सब फेल हो गए। बेरोजगार तलबा जैसा तेलंगाना आने से पहले भी बेरोजगार थे पढ़ लिख के, आज तेलंगाना आए बाद भी बेरोजगारी हो गए। हम गाँव में डिस्ट्रिक्ट और अजला और हैदराबाद शहर के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आपका मुकामी एमएलए कैंडिडेट आपके लिए क्या खिदमत कर सकता, क्या आपकी खिदमत करने में काबिल है, वैसे कैंडिडेट को असेंबली में भिजाइए। तो आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात को देखते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन का मौक़िफ़ सामने आया है। माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट यूनुस परवेज को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि किसी एक जमात के साथ नहीं, आवाम अपने इलाके की तरक्की के लिए बेहतर नुमाइंदा मुंतखब करे। हमारे साथ मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा अब आगे आ गए हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो इस सियासत में और खास तौर से असेंबली इलेक्शन से पहले कूद पड़े हैं। कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जॉइंट एक्शन कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यूनुस परवेज। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीआरएस गवर्नमेंट आ तो गई, लेकिन 12% रिजर्वेशन सिर्फ कम्युनिटी में नहीं बल्कि 12% जॉब का भी ऐलान किया था, वो पूरी खरी नहीं उतरी है। उनका ये बात ये कहना है कि जगह जगह यूनिवर्सिटी के नाम पर, जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पर हर पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स को बुलाकर कैश कर रही है, जो गलत है, जो फेक है। उनका ये कहना है कि जितने लीडर्स आप चुनेंगे, आप या तो क्वालिफाइड लीडर्स चुने या उनको चुने जिसका कैरेक्टर साफ हो, या फिर उनको चुने जो कौम की, मजहब की और देश की इज्जत करता हो। बिल्कुल, लेकिन मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ेगा जो ये लोग सीधे अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफदारी करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात ये साफ है कि तेलंगाना अलग होने के लिए 1200 तलबाओं ने अपनी जान दी, तो इससे आने वाले असेंबली इलेक्शन में बहुत असर पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं, नजर आता है इस बयान से। और जगह जगह जहां पर इनकी यूनियन है वहां पर ये लोग टीआरएस हुकूमत के खिलाफ भी काम करेंगे और ये प्रोपेगेंडा भी करेंगे। उनको इलेक्शन में आप जिताएं जो एजुकेटेड हो, जो काम करता हो। ये साफ तौर पर बात हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी। तो एक बेदारी मुहिम भी चलाने की कोशिश है कि बेहतर सियासी जमातों को चुने जो कि आवाम के हक में काम कर रही हैं, और तेलंगाना को लेकर के अपने ख्यालात का इजहार भी स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए किया गया है। केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर बीजेपी कारकुनान का एहतजाज जारी है। पार्टी सदर अमित शाह के दौरे के बाद कारकुनान ने नमजपा यात्रा निकाल करके नाराजगी का इजहार किया है। मार्च में शामिल एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि सीपीएम हुकूमत रियासत के सभी मजाहिब के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। उधर इस मामले की संजीदगी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने साउथ स्टेट मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग भी की, जिसमें कि मौजूदा हालात पर गौर व खोज किया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले के फैसले के बाद रियासत में मुजाहरे का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सदर अमित शाह ने अदालती फैसले पर भी सवाल उठाए थे। What's happening in Kerala? This is putting the emergency regime on shame. In 1975 to 77, we had the cruel regime of Congress under the pretext of emergency, and now in Kerala, this CPM-led Pinarayi government is putting more than 3,550 people behind bars. What did we do? Just because we believe in Lord Ayyappa and we want to follow the rituals followed for the centuries together, we are putting the devotees, including elderly women, behind bars. Just yesterday, people are being released. Just one person who has been behind bars for 6 days was released because we staged a real protest because of this. And in Ernakulam itself, more than 300-400 people are put behind bars, and this is just not acceptable. No devotee, no Hindu devotee, or no Christian devotee, or no Muslim devotee, irrespective of the religion, everybody
wants to maintain the religious harmony in Kerala. But Pinarayi government wants to destroy the harmony, and he wants to have sort of religious communal dispute between everybody, so he thinks that he can come back to power. तमिलनाडु के रामेश्वरम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कि 4 लोगों की मौत जबकि 10 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा एक मुसाफिर बस और बोलेरो के बीच आमने सामने हुई टक्कर की वजह से हुआ। हादसे के बाद मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं महलूकीन के अहल खाना के घर खबर मिलते ही वहां कोहराम मच गया। हादसे के बाद काफी देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। हालांकि बाद में मकामी पुलिस ने ट्रैफिक बहाल कराया। और इधर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक कार में यकायक आग लग गई जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही खासतौर से जाए वारदात पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जल गई थी। चश्मदीद के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी लगाकर कुछ खा पी रहा था कि यकायक कार से धुआं उठने लगा और वो जब तक वहां पहुंचा तब तक आग खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। आग की जद में आने से ड्राइवर भी झुलस गया। आनन फानन में इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। की गाड़ी है, पिकअप बताया कॉल सेंटर में चलाते डीएलएफ में, तो पिकअप बंडलागुड़े को आए थे, यहाँ रुके इस ऑर्डर से उतर के वॉशरूम करके टिफिन खोले, अब खा लेंगे टिफिन खोल के पिकअप को जाएंगे बोले तो आज निकली गया था। गाड़ी है गाड़ी कौन सी है ये? ईटीओ से नया गाड़ी है, 2018 का मॉडल है, 3-4 महीने से लेके। हाँ, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भी हॉस्पिटल भेजा, साधन कॉलेज को भेजा। अच्छा, ड्राइवर को कुछ मारा लगे? कुछ नहीं, ड्राइवर को लगा फेस लगा, थोड़ा आज भी लग गई फेस, आग लग गया। तो कस्टमर से क्या गाड़ी के अंदर? कस्टमर कोई भी नहीं थे। हाँ, कोई भी नहीं थे कस्टमर। इतना साइड में आके जलने का रीजन क्या है? आके उन्होंने पिकअप को था ना यहाँ, जाके यहाँ खाना खा लेके जाएंगे बोल के रुके थे उन्होंने, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आप 5 रियासतों की सियासी हलचल पर देखेंगे हमारा बेहद खास बुलेटिन, जहां इस वक्त इलेक्शंस की प्रोसेस चल रही है। रियासत की सियासत बुशरा खानम फहाद के साथ।